नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञों का जीवन परिचय एवं उनका योगदान। तो हम चर्चा कर रहे थे संगीतज्ञों के जीवन का परिचय एवं उनका योगदान। तो आइए हम आज बात करते हैं विष्णु नारायण भातखंडे की। इसके विष्णु नारायण भातखंडे जी की आज हम बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1860 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक साधारण उच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1860 को कहाँ हुआ था? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? 10 अगस्त 1860 को मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था और जिनके द्वारा भारतीय संगीत का पुनरुत्थान हुआ। पंडित जी के माता पिता संगीत के विशेष प्रेमी थे। उन्होंने सितार, बांसुरी और गायन सीखा, अच्छा अभ्यास किया। यानी कि जो भातखंडे जी थे वो जो है क्या करते थे, कई चीज़ों का उन्होंने अभ्यास किया है। सेठ बल्लभ दास से सितार इन्होंने किससे सीखा है? लोग कहते हैं कि भातखंडे जी शास्त्र पक्ष के ही वो हैं। तो आइए हम यहाँ पे बता देते हैं कि भातखंडे जी जो है वो सितार, सेठ बल्लभ दास से क्या हुआ? सितार। सेठ बल्लभ दास से सितार। सेठ बल्लभ दास से क्या किया? सितार इन्होंने सीखा है। सेठ बल्लभ दास से सितार सीखा और बांसुरी भी सीखी। गायन गुरुराव बुआ बेल बातकर जयपुर के मोहम्मद अली से। इससे जयपुर के मोहम्मद अली, ओके, जयपुर के मोहम्मद अली और ग्वालियर के एकनाथ, रामपुर के कलवे अली। ग्वालियर के एकनाथ, कहाँ के? ये देखिए, ग्वालियर के एकनाथ और रामपुर के कलवे अली। ग्वालियर के एकनाथ, रामपुर के कलवे अली से इन्होंने क्या सीखा? गायन सीखा। 1883 में बीए, सन 1890 में LLB कुछ समय की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसमें 1883 में बीए और 1890 में LLB। 1890 में LLB, 1883 में बीए, 1890 में जो है LLB जो है किए थे और की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुछ समय तक आप वकालत किए, पर वकालत में मन नहीं लगा। वकालत छोड़कर संगीत की सेवा में लग गए। वकालत छोड़कर क्या किए? संगीत की सेवा में लग गए और सन 1931 से आप अस्वस्थ रहने लगे। बाद में गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। कब से बीमार होने लगे? 1931 से ये क्या किए? बीमार होने लगे और 3 वर्ष की लंबी बीमारी के पश्चात 19 सितंबर 1936 ईस्वी को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः 5 बजे नश्वर शरीर को त्याग कर आप देवलोकवासी हो गए। क्या हो गए? नश्वर शरीर को त्याग कर आप देवलोकवासी हो गए। इसमें
क्या किए? 19 सितंबर 1936 को 19 सितंबर 1936 को 19 सितंबर 1936 को आप गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः 5 बजे नश्वर शरीर को त्याग कर आप देवलोकवासी हो गए। सन 1904 में आपकी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ हुई। कब हुई? सन 1904 में आपकी संगीत की ऐतिहासिक यात्रा जो है प्रारंभ हुई। सन 1904 में, किसमें? 1904 में संगीत की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। सर्वप्रथम आपने दक्षिण भारत का दौरा किया। कहाँ का किया? सबसे पहले ये दक्षिण भारत का दौरा किया। अब दक्षिण भारत में मद्रास, रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर के वाचनालयों में संगीत की पुस्तकों का अध्ययन एवं वहाँ के कलाकारों से संपर्क स्थापित किया। क्या किया? वहाँ के कलाकारों से संपर्क स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि मद्रास, रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली, ये देखिए मैं लिख दे रही हूँ। लिखने से क्या होता है कि आपको लर्न हो जाता है। मद्रास, रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली और तंजौर के वाचनालयों में संगीत की पुस्तकों का अध्ययन, वहाँ के कलाकारों से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत सहित पूरे देश का भ्रमण किया। क्या किया? पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत। ओके, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत। पश्चिम भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत। क्या किया? जो है यहाँ पे इन्होंने भ्रमण किया। भातखंडे जी की रचना आइए देख लेते हैं। भातखंडे जी की जो रचना है, आइए हम देख लेते हैं। क्या? स्वर मालिका तालबद्ध सरगम की पुस्तक। स्वर मालिका तालबद्ध सरगम की पुस्तक। स्वर मालिका तालबद्ध सरगम की पुस्तक। स्वर मालिका तालबद्ध सरगम की पुस्तक गुजराती में सृजित की। किसमें? गुजराती में सृजित की। उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भागों में मराठी में किया। क्या किया? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कितने भागों में? 4 भागों में। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को 4 भागों में जो है संग्रहित किया, जो कि मराठी भाषा में थी। इसी बीच लक्षण गीत संग्रह नामक पुस्तक माला में 3 भागों में बिलावल कल्याण और खमाज जो है, बिलावल कल्याण और खमाज ठाट के रागों का लक्षण समझाते हुए स्वरलिपि सहित गीत प्रकाशित किए। ओके, उसके बाद क्या किया गया? आइए हम देख लेते हैं।
उसके पश्चात अभिनव राग मंजरी एवं अभिनव ताल मंजरी नामक पत्रिका निकाली। क्या किया? अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी एवं अभिनव ताल मंजरी, अभिनव राग मंजरी एवं अभिनव ताल मंजरी नामक प्रसिद्ध पत्रिका निकाली। इसके अलावा क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भाग भी आपने लिखे। क्या किया? क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भाग आपने लिखे। क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भाग आपने लिखे। जो क्रमिक पुस्तक मालिका है ये कितने भागों में है? तो ये जो है 6 भागों में है। आप इसको क्लियर कर लीजिए, ये 6 भागों में है, जिनमें हिंदुस्तान के पुराने उस्तादों के घरानेदार चीज़ों स्वरबद्ध करके प्रकाशित की। इन 6 भागों में 181 राग और उनकी 1875 चीजें बंदिशें स्वरलिपिबद्ध दी गई हैं। ये जो मतलब क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें पुराने जो उस्ताद थे उनकी बंदिशों को ले करके क्या करते थे, ये लिपिबद्ध करते थे। और वो कितने रागों में? 6 भागों में 181 राग और 1875 बंदिशें स्वरलिपिबद्ध की गई। ओके, उसके बाद क्या है? 1921 ईस्वी में आपने अभिनव राग मंजरी व श्रीमल्लक्ष्य संगीतम ग्रंथ विष्णु शर्मा के नाम से लिखे। क्या किया? उन्नीस 1921 में अभिनव राग मंजरी श्रीमल्लक्ष्य संगीत, जो इनकी रचना अभिनव राग मंजरी श्रीमल्लक्ष्य संगीत, जो ये रचना है इन्होंने किसके नाम से लिखे है? तो विष्णु शर्मा के नाम से। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, विष्णु शर्मा के नाम से इन्होंने लिखे। अच्छा, इनका उपनाम क्या था? चतुर पंडित था। क्या था इनका उपनाम? चतुर पंडित था। इनका उपनाम चतुर पंडित था। इनका उपनाम चतुर पंडित भी था। आपका लगभग सारा कार्य हिंदी भाषा में अनुदित होकर संगीत कार्यालय हाथरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। क्या है? आपका जो सारा कार्य है हिंदी भाषा में अनुदित होकर संगीत कार्यालय हाथरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है, जिनका लाभ आज संगीत जगत के सभी विद्यार्थी, गुरु व कलाकार उठा रहे हैं। यानी कि इनकी जो भी रचनाएं हैं वो हिंदी भाषा में कन्वर्ट होकर के, अनुदित होकर के संगीत कार्यालय हाथरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का आपने अनुवाद भी किया। क्या किए? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का आपने अनुवाद भी किया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का आपने अनुवाद भी किया। स्वर ताल लिपि पद्धति का निर्माण। क्या? स्वर ताल लिपि पद्धति का निर्माण। देखिए, स्वर ताल लिपि पद्धति का निर्माण, यानी कि इन्होंने स्वर ताल लिपि पद्धति का भी निर्माण किया। आपने एक सरल नवीन स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किया। इस सरल लिपि पद्धति के द्वारा वह संगीत को घर घर पहुंचाने में समर्थ हुए। यह लिपि अत्यंत सुगम और सहज बोधगम्य शैली में थी, इसी से यह अधिक लोकप्रिय हुई। इसी लिपि पद्धति के आधार पर उन्होंने रागों एवं तालों को बाधा और ग्रंथ का रूप दिया। इस स्वर लिपि पद्धति को उन्हीं के नाम यानी भातखंडे
लिपि पद्धति के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो स्वर ताल लिपि पद्धति है, इन्होंने ही उसको वो किया था, आविष्कार इन्होंने ही किया था। तो इसीलिए उस स्वर ताल लिपि पद्धति को भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्या? भातखंडे स्वर लिपि पद्धति, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति। तो अब थाट राग वर्गीकरण का भी निर्माण इन्होंने किया। क्या किया? थाट राग वर्गीकरण का निर्माण। थाट राग वर्गीकरण का थाट राग वर्गीकरण का निर्माण भी किया। थाट राग वर्गीकरण का निर्माण उन दिनों उत्तर भारत में राग वर्गीकरण के अंतर्गत राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कुछ कमियां थी। उन दिनों उत्तर भारत में राग वर्गीकरण के अंतर्गत राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कुछ कमियां थी। जिसमें कुछ कमियां थी। मतलब जब भातखंडे ने थाट राग वर्गीकरण का निर्माण किया तो उसमें क्या था, जो राग रागनी प्रचलित था तो उसमें कुछ कमियां इनको नजर आई, तो इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। तो भातखंडे जी ने उनकी कमियों को समझा और उसके स्थान पर दक्षिण मेल पद्धति के आधार पर 10 थाट चुनकर भारतीय रागों को उसमें वर्गीकृत किया। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भातखंडे जी ने जो 10 थाट लिए, 10 थाट लिए, वो किसको आधार मान करके लिए, किसके आधार पर लिए? तो दक्षिण संगीत का जो मेल थे, दक्षिण संगीत के जो मेल थे, कितने? 19 मेल थे, 72 थाट था। दक्षिण मेल पद्धति के आधार पर 10 थाट चुनकर भारतीय रागों को उनमें वर्गीकृत किया। फिर प्रत्येक थाट से आश्रय राग वर्णित किए। फिर क्या किए? प्रत्येक थाट से आश्रय राग वर्णित किए, जिसके कारण अंशतः राग रागिनी वर्गीकरण का एक नवीन व परिमार्जित प्रकार थाट राग वर्गीकरण को जन्म दिया और प्रचारित किया। फिर प्रत्येक थाट से आश्रय राग वर्णित किए, जिसके कारण अंशतः राग रागिनी वर्गीकरण का एक नवीन व परिमार्जित प्रकार थाट राग वर्गीकरण को जन्म दिया और प्रचारित किया। संगीत सम्मेलनों का आयोजन। क्या है? संगीत सम्मेलनों का आयोजन। संगीत सम्मेलनों का संगीत सम्मेलनों का आयोजन। ओके, तो संगीत सम्मेलनों का जो आयोजन है, जिस समय भारत में रेडियो नहीं था, उस समय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार प्रसार हेतु संगीत सम्मेलन की कल्पना की। यानी कि जिस समय रेडियो टीवी कुछ भी नहीं होता था, तो इन्होंने सोचा कि एक संगीत सम्मेलन किया जाए। तो ये संगीत सम्मेलन उन्होंने सर्वप्रथम 1915-16 में बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका उद्घाटन किसने किया? महाराजा बड़ौदा द्वारा हुआ। एक बृहद संगीत सम्मेलन कराया, इसमें 1915 और 1916 में 1915 और 1916 में बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन, इसमें बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन, बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन का जो है यहाँ पे किया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? महाराजा बड़ौदा के द्वारा। महाराजा बड़ौदा के द्वारा, महाराजा बड़ौदा के द्वारा जो है इनका एक बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया?
उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी, अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी, क्या ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी यानी अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सम्मेलन क्रमशः दिल्ली, बनारस और लखनऊ में किया। मतलब पहले इन्होंने 1915 और 16 में बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन किया। वो किसके, महाराजा बड़ौदा के द्वारा इन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद फिर क्या किया, ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी यानी संगीत अखिल भारतीय संगीत अकादमी यानी एकेडमी का जो है इन्होंने प्रस्ताव पारित हुआ इसका। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सम्मेलन क्रमशः दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ में किया। कहाँ पे, दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ। दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ में क्या किया, इन्होंने सम्मेलन किया है। सन 1925 तक आपने बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित किए। सन 1925 तक आपने 5 बृहद संगीत सम्मेलन स्थापित किए। कितने, 5 बृहद संगीत सम्मेलन स्थापित किए। कितने, 5 बृहद संगीत सम्मेलन। और संगीत महाविद्यालयों की स्थापना व पाठ्यक्रम लेखन, ये सन 1918 में पंडित जी ने ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया की सूचना पाकर ग्वालियर गए और वहाँ पर माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम लिखने की आवश्यकता पड़ी। अतः आपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। यानी कि 1918 में क्या हुआ, 1900, ये क्वेश्चन पीजीटी के क्वेश्चन में पेपर में भी आया था, कुछ लोग इसको मिस्टेक भी कर दिए थे, इसलिए आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िए और वीडियो को बार बार देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तो 1918 में क्या हुआ था, पंडित जी ने ग्वालियर नरेश माधव ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया, ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया। ग्वालियर नरेश माधवराव सिंधिया, ओके, क्या है, माधवराव सिंधिया की सूचना पाकर ग्वालियर गए और वहाँ पर माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इसके लिए उन्हें पाठ्यक्रम लिखने पड़े की आवश्यकता पड़ी तथा आपने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथ की रचना की। क्या, हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका, हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका की स्थापना की। और 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय की जो है स्थापना हुई। इसके 4 भागों में उत्तर भारतीय संगीत के 45 लोकप्रिय, यानी कि जो क्रमिक पुस्तक मालिका है उसकी बात की जा रही है, उसमें 4 भागों में उत्तर भारतीय संगीत के 45 लोकप्रिय एवं लोक प्रचलित ध्रुपद, धमार, विलंबित एवं द्रुत ख्याल, तराने, तालबद्ध, सरगम तथा लक्षण गीतों की स्वरलिपि देकर 1922 में इसे प्रकाशित किया। यानी कि जो क्रमिक पुस्तक मालिका थी उसके 4 भागों में उन्होंने क्या किया था, 45 लोकप्रिय एवं लोक प्रचलित ध्रुपद, धमार, तराना, लक्षण गीत, द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल
तालबद्ध सरगमी तथा लक्षण गीतों की स्वरलिपि देकर 1922 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। सन 1926 में आपने श्री राय रामेश्वर बली, श्री राय उमानाथ बली और ठाकुर नवाब अली की सहायता से लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना की। क्या किया था? 1926 में मैरिज म्यूजिक कॉलेज की स्थापना की। किसके वजह से? राय रामेश्वर बली, राय उमानाथ बली और नवाब अली, ठाकुर नवाब अली। राय रामेश्वर बली, राय रामेश्वर बली, राय रामेश्वर बली और राय उमानाथ बली, राय उमानाथ बली, राय रामेश्वर बली, राय उमानाथ बली, उसके बाद ठाकुर नवाब अली। ठाकुर नवाब अली, ओके। ठाकुर नवाब अली की सहायता से लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की। राय उमानाथ बली, राय रामेश्वर बली, ठाकुर नवाब अली सन 1905 में 1926 में इन्होंने भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इसका वर्तमान नाम क्या है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। वर्तमान नाम भातखंडे संगीत वर्तमान नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद को आपने सबसे सुयोग्य शिष्य श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर को आपने सुशोभित किया। कहने का मतलब है कि जब इन्होंने 1926 में भातखंडे संगीत महाविद्यालय, या इसको पहले जो है मैरिज म्यूजिक कॉलेज के नाम से जानते थे, तो इसको जो है जब स्थापित किया तो यहाँ पे प्रधानाचार्य को किसको यहाँ पे प्रतिष्ठित किया? तो इनके जो सबसे सुयोग्य शिष्य थे श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर, इनको इन्होंने जो है प्रधानाचार्य के पद पर जो है वहाँ पे सुशोभित किया। और ये सुजान सभागार ऊपर जाइए, भातखंडे में देखिए तो वहाँ पे उनका टाइमिंग और सब कुछ लिखा भी है श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर का। इसके बाद म्यूजिक कॉलेज ऑफ बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा में हुई। कहाँ पे? म्यूजिक कॉलेज ऑफ बड़ौदा की स्थापना म्यूजिक कॉलेज ऑफ बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा में की। इन कॉलेजों में उन्हीं की स्वर ताल लिपि पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। म्यूजिक कॉलेज ऑफ बड़ौदा, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, उसके बाद म्यूजिक कॉलेज ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। उसके बाद इन दोनों कॉलेजों में इन्हीं के द्वारा बनाई हुई जो स्वरलिपि पद्धति होती थी, उसी का जो है यहाँ पे शिक्षा प्रदान उसी को किया जाता था। रागों के समय सिद्धांत की स्थापना, रागों के समय सिद्धांत की स्थापना, स्वर ताल लिपि पद्धति, थाट वर्गीकरण, रागों के समय सिद्धांत की स्थापना,
रागों के समय सिद्धांत की स्थापना, रागों के समय सिद्धांत की स्थापना। ओके, प्राचीन समय में हिंदुस्तानी रागों के गाने बजाने के समय बंधे हुए थे। प्राचीन समय में हिंदुस्तानी रागों के गाने बजाने के समय बंधे हुए थे, लेकिन किसी भी शास्त्र में समय के बंधन गाने बजाने के समय, प्राचीन समय में हिंदुस्तानी रागों के गाने बजाने के समय बंधे हुए थे, लेकिन किसी भी शास्त्र में समय के बंधन का कोई कारण नहीं बताया गया। वह एक निराधार कल्पना जान पड़ती थी। लेकिन पंडित जी ने रागों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखा कि विशेष स्वरों के राग समय पर गाए बजाए जाते हैं। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रागों के समय सिद्धांत की स्थापना की। यानी कि प्राचीन काल से रागों के समय सिद्धांत तो थे, लेकिन उसका कारण क्या है, उसमें सभी रागों में तुलना करके देखना क्या किस लिए, किसका कारण क्या है कि मतलब ये इस समय अर्ली मॉर्निंग राग भैरव गाया जाता है। तो उसका कारण उन्होंने खोजा भातखंडे जी ने, और उसको खोज करके क्या किया, ये मतलब उन्हीं को कहा जाता है कि रागों के समय सिद्धांत की स्थापना किसने की, जो है भातखंडे जी ने ही की। पहले ऐसा नहीं था कि किसी भी मतलब शास्त्र में समय के बंधन का कोई कारण नहीं बताया गया था। क्या कारण है, किस लिए ऐसा होता है, वो कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन भातखंडे जी ने इसका पूरा कारण बताया कि भाई अर्ली मॉर्निंग में जो स्वर होते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, मतलब एक समय के अकॉर्डिंग जो स्वर होता है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा। वो प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रागों के समय सिद्धांत की स्थापना की। इसके अलावा 1904-05 के ईस्वी के लगभग मुंबई के कुछ मित्रों के सहयोग से गायन उत्तेजक मंडली के नाम से एक संस्था स्थापित की। 1904 और 5 में 1904 और 5 में क्या किए, गायन उत्तेजक मंडली, गायन उत्तेजक मंडली की स्थापना किए। कब, 1904 और 5 में गायन उत्तेजक मंडली की स्थापना किए। और कहा जाता है कि पंडित जी न केवल शास्त्रकार थे, ग्रंथकार, वाग्यकार, गायक, महाकवि तथा प्रचारक भी थे। कहने का मतलब है कि वो केवल शास्त्रकार ही नहीं थे, वो ग्रंथकार, वाग्यकार, गायक, महाकवि, प्रचारक सभी थे। अपितु वे उत्तर भारतीय संगीत के उद्धारक, पोषक एवं संवर्धन माने जाते हैं, संवर्धक थे। क्या क्या थे वो, शास्त्रकार भी थे, गायक भी थे, और वाग्यकार भी थे, और प्रचारक भी थे, महाकवि भी थे, सब कुछ वो थे। और उत्तर भारतीय संगीत के जो है उद्धारक, पोषक माना जाता है। क्या, उद्धारक और पोषक किसके, उत्तर भारतीय संगीत के, उत्तर भारतीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत। ओके, उत्तर भारतीय संगीत जो है इसके उद्धारक थे। और इनके 2 किताबें जो है अंग्रेजी, भातखंडे जी ने अंग्रेजी में 2 किताबें लिखी। कितनी बुक्स, 2, इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। कितनी किताबें, 2। फर्स्ट कौन सा है, इस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सम ऑफ द लीडिंग म्यूजिक सिस्टम ऑफ द 15th-18th सेंचुरीज। सेकेंड आपका है ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। तो हम इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या है, ए comparative study of some of the
upper of the leading music system of 15th-18th centuries, a short historical survey of the upper music. क्या था? A short historical survey of the upper म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया जो है इसकी जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। इसका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये देखिए मैंने लिख दिया है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। 1 मिनट। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म जो है सन 18 अगस्त 1872 18 अगस्त सन 1872 को कुरुंदवाड़ के कुरुंदवाड़ की रियासत बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर हुआ था। और इनके जो पिता थे पंडित दिगंबर गोपाल पलुस्कर थे। एग्जाम में टीजीटी के एग्जाम में आ गया, पीजीटी के एग्जाम में आया था गोपाल पलुस्कर और 3 ऑप्शन था। तो कुछ स्टूडेंट इसको सोचे कि इनका तो पूरा नाम पंडित दिगंबर गोपाल पलुस्कर है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर गोपाल पलुस्कर भी आता है तो भी आप उससे समझ जाइए कि ये जो है पंडित दिगंबर गोपाल ही हैं। आपका जब ऑप्शन इससे हट के सारे आ रहे हैं तो आप यही आप मान लीजिए। तो इनके पिता कौन थे? पंडित दिगंबर गोपाल पलुस्कर। पंडित दिगंबर गोपाल पलुस्कर थे। माता गंगा देवी थी। संगीत गुरु बाल कृष्ण बुआ इचलकरण जीकर थे। माता कौन थी? गंगा देवी, ये माता है। पिता कौन थे? पिता पंडित दिगंबर गोपाल पलुस्कर, मैंने पहले ही बता दिया। अभी है इसमें इनके गुरु बाल कृष्ण बुआ इचलकरण जीकर। कौन थे? बाल कृष्ण बुआ इचलकरण जीकर जी गुरु। बाल